हाँ जी, गुड इवनिंग। तो ऑडिबल हूँ मैं, बताइए। तो अभी हम लोग मेनली आईएसआई वाला पीवाईक्यू कर रहे हैं ना, एमस्टैट्स का। तो जो लोग पीवाईक्यू सॉल्व करके आए हैं, बताइए डाउट। कल हमने 2018 के क्वेश्चंस किए थे, पीएसबी पार्ट ना, जो डाउट था। तो नेक्स्ट बताओ कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से ईयर का। तो 2024 का किया था सर। 24 किए थे, ठीक है। तो 24 का कौन सा वाला, पीएस से पीएसबी कौन सा करे। पीएसबी करा है सर अभी। बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए। सेकंड क्वेश्चन में doubt था। अच्छा ये, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको बस आपको अपना लॉजिक से जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन क्या है कि यूज द आइडेंटिटी n² + 2n+1 इज इक्वल टू n+1 होल स्क्वायर। ओके, तो ये तो आप जानते हैं ना, n स्क्वायर है ना, a² + 2ab + b² ये है। टू प्रूव दैट द सेट s इज इक्वल टू एक्स वाई है ना, दैट इज q क्रॉस q। तो मतलब x एक रैशनल नंबर है ना, y इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो एक्स वाई रैशनल नंबर्स हैं और x² + y² 1 है। इसके पास इन्फिनिटी मेनी एलिमेंट्स हैं, ये प्रूफ करना है। मतलब देयर आर इन्फिनिटली मेनी ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई दैट सेटिस्फाई दिस। तो ये तो आप जानते ही हैं क्या है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल्स हैं। तो सर्कल पे कितने पॉइंट्स हैं, अनकाउंटेबली मेनी है, इन्फिनाइट है। उनमें अनकाउंटेबली मेनी में इन्फिनाइटली मेनी रैशनल्स पॉइंट होंगे एक्स वाई। बट आपको ये इस लॉजिक, ये एक्चुअली इस लॉजिक के थ्रू जाना है। तो आप सोचिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं टू जस्टिफाई दिस, कि दिस है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो एक्स वाई रैशनल, हम एक्स को मान लो p/q और ऐसे ही वाई को समथिंग अज्यूम करें। तो सोचिए जी क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो व्हाट कैन बी डन। ये कह रहा है कि मतलब आइडेंटिटी यूज कर, ऐसा तो हमें पता है ना कि ये सर्कल का इक्वेशन है, एंड सर्कल हैज इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स एंड आउट ऑफ इनफिनिटली मेनी रैशनल इनफिनिटली मेनी इरेशनल्स हैं। बट हमें यहाँ देखना है कि वो कैसे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी को यूज करने को कह रहा है, ठीक है। तो दिमाग लगाओ, फिर करते हैं। एनीवन हु कैन गिव सम आइडिया, कोई भी आपको आइडिया हो, व्हाट कैन बी डन।
दे आर नॉट जस्ट इंटीजर्स, है ना, दे आर रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर में हम P1 Q1 वैसा कर सकते हैं ऐसे तो, इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट्स है इस सेट के पास, ऐसे तो ऑब्वियस दिख रहा है, बट हाउ टू यूज आइडेंटिटी ये सोचना है आपको। सोचिए जी, कुछ दिमाग लगाइए, आपको दिख जाएगा। जैसे मैं क्या लॉजिक दे रहा हूँ कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिस इज, ये सिंपल यूनिट सर्कल है, दिस इज अ यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल में है ना, ये कोई भी रैंडम पॉइंट आप ले लो, एक्स कॉमा वाई है, एनी आर्बिट्री पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई, बट आपको वो आइडेंटिटी यूज करना है। तो क्या हम दोनों को एक जैसा बना सकते हैं, या तो इसको आप इसके जैसा बना दो या इसको उसके। तो एक तरीका है, एक्स को हम पी अपॉन क्यू करें जहाँ पी क्यू इंटीजर है, और वाई को भी सम, है ना, आर अपॉन एस जहाँ आर एस इंटीजर है, फिर उसके जैसा लिखें, या फिर उसको हम इसके जैसा बना दें, तो ही कुछ कह पाएंगे ना। तो यहाँ पे है ना एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन, तो फॉर्मूला सिंपल है। तो ऐसा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, मुझे दे रखा है एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन, दिस इज एन प्लस वन होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको कोशिश करूं ऐसा बना दूं, तो मुझे राइट में वन चाहिए, तो वन कब आएगा, जब मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर। एंड यहाँ अगर ऐसा लिख दें हम, डिवाइड करने के बाद, टू एन प्लस वन का स्क्वायर रूट अपॉन एन प्लस वन, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा। ये है। अब इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन जैसा मैंने लिख दिया, ठीक। तो हमें दिखाना है, तो ये तो ओके है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स जो है एन अपॉन एन प्लस वन, एंड वाई जो है रूट अंडर टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ऐसा हो जाएगा ना। तो वी कैन राइट एक्स एंड वाई क्या होगा, दे आर रैशनल नंबर्स, क्या लिख रहे हैं, एक्स इज अ रैशनल नंबर एंड वाई इज अ रैशनल नंबर फॉर इनफाइनाइटली मेनी एन विच इज अ नेचुरल नंबर। चलो मैंने नेचुरल नंबर इवन ले लिया। तो क्या इन्फिनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स हैं जिसके लिए टू एन प्लस वन परफेक्ट स्क्वायर होगा? यस, फॉर एग्जांपल जैसे नाइन है ना, जितने भी ऑड नंबर्स का स्क्वायर ले लो, नाइन, 25, है ना, फिर सेवन स्क्वायर 49, लाइक परफेक्ट स्क्वायर जो है ऑड नंबर, जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो यहाँ वर्क करेगा। एंड फॉर दैट यू विल गेट वन एन, सो यू विल गेट दिस। तो वी हैव यूजिंग दिस, हमने इसको ऐसा लिख दिया, तो x is this, y is this, and x and y we will have infinitely many x, infinitely many y, corresponding to infinitely many natural number, which is a perfect square, है ना, ये चीज़ है। तो ये रैशनल नंबर होगा। रैशनल समझ यार क्या है, जैसे रूट टू हो गया तो इरेशनल हो जाएगा, तो हम उसको इग्नोर करेंगे, विल ओनली कंसीडर दोज मेनी जो परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि टू एन प्लस वन जो होगा, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, फॉर टू एन प्लस वन। तो देर आर इनफाइनाइटली मेनी एन फॉर विच टू एन प्लस वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ओके है यहाँ तक? तो नाउ नेक्स्ट बताइए। तो ये वर्क करेगा? और कोई क्वेश्चन है? फिफ्थ वाला। तो 5, 5 है,
तो क्या कह रहा है कि लेट x1 x2 x3 बी IID स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल defined I which is not equal to j and they lie between 1 and 3. Wij is 1 or 0 if xi is more than xj. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप में से कोई बता पाएंगे कि wij कौन सा रैंडम वेरिएबल है? व्हाट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ wij का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? जो wij है इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? सपोर्ट क्या है? व्हाट इज रेंज ऑफ wij? wij रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसमें कुछ अलग तो नहीं पूछ रहा हूँ। जिनका डाउट है बताइए भाई, नंदी आप बताइए wij की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? रैंडम वेरिएबल है ना, तो कुछ तो वैल्यू अज्यूम कर। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? फंक्शन फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल नंबर। तो व्हाट आर द Yes, sir. वैल्यूज? wij की वैल्यूज क्या हैं? अरे भाई लिखा तो है, या तो 1 होगा या 0 होगा, सब इतना क्या है? तो 0 1 है, और जिस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट 0 1 है वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? विच रैंडम वेरिएबल हैज सपोर्ट 0 1? Bernoulli. हाँ बर्नौली, सो इसका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो wij इज बर्नौली p मान लो। व्हाट इज दैट p? मुझे बताओ ये p क्या है? तो p क्या होता है बर्नौली p में? p क्या होता है? व्हाट इज p? By 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, है ना? Yes, sir. हाँ, सक्सेस का मतलब क्या? 1। तो p मतलब प्रोबेबिलिटी wij इज इक्वल टू 1 एंड wij 1 कब है? व्हेन xi इज मोर देन xj। और ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी? xi xj क्या है? IID है। सो जब x1 x2 IID, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मोर देन x2 कितना आएगा अगर वो IID है तो? अरे x1 x2 IID है 1 तो by 2. हाँ ऑब्वियसली 1/2, क्योंकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है। तो x1 मोर देन x2 या x1 लेस देन x2, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। x1 इक्वल टू x2 Yes. की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, तो ये हाफ हो जाएगा। तो मतलब ये wij आ गया, दिस इज बर्नौली 1/2। तो मुझे बताओ व्हाट इज द मीन एंड व्हाट इज द वेरिएंस? बता पाएंगे? तो व्हाट इज मीन, ये कितना, इसका आंसर क्या है? एक्सपेक्टेशन तो आता होगा, तैयारी ऐसी कर ली है क्या? Yes, sir. Mean तो 1 by 2 होगा. Variance 1 second. वेरिएंस 1/4 एनपी Variance 1 by 4 होगा. हो गया। तो पहला पार्ट तो हो गया। Yes, sir. अब रहता है दूसरा पार्ट, कैलकुलेट कोवेरिएंस बिटवीन W12 एंड wij फॉर i डिफरेंट देन j लेस देन दिस। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो इसमें दो पार्ट हो जाएगा बी वाले में, कि एक तो है कोवेरिएंस बिटवीन W12 और W12 क्या होगा पहले ये बताओ? Variance of W12. हाँ, और ये क्या है पहले ही निकाल चुके हैं हम। Yes, तो ये sir. 1/4 है, तो ये तब है जब ij I1 J2 होगा। अदरवाइज अब देखते हैं, अब कोवेरिएंस बिटवीन W12 फॉर द टाइम बीइंग आईजे मैं अज्यूम कर लेता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल 1 2 3 ही है ना, तो लेट्स से जस्ट फॉर द टाइम बीइंग 2 3 मान लेते हैं। मतलब आईजे कैन बी एनीथिंग बिटवीन 1 एंड 3, दे आर डिफरेंट। अब 1 2 का अलग केस हो गया, तो 1 2 नहीं होगा। तो कितनी पॉसिबिलिटी है? आई कैन टेक 1 2 3, जे कैन टेक 1 2 3, बट दे आर नॉट इक्वल। तो यहाँ 3 चॉइस, यहाँ 2 चॉइस, 6 चॉइस से एक चॉइस कर लिया, 5 चॉइस और बचेगी। तो एक केस ये है। सो आप W12 और W23 के बीच का कोवेरिएंस निकालो। तो यू मे अप्लाई फॉर्मूला इफ यू वांट। यहाँ पे मेनली क्या है, अगर आपसे पूछा जाए, फॉर्मूला जानते ही होगे, W12 W23 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ W12 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ W23, ठीक है।
अब आप देखिए इसमें क्या है, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है ना, दिस यू नो ऑलरेडी। तो ये आपका है 1/2 इंटू 1/2। मेन ये निकालना, ये निकाल लिए तो हो गया। और यही आंसर सबके लिए आएगा, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा जो इसका आंसर होगा। ये हर आईजे के लिए वही आंसर होगा, बट हमने अपने कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 2 3 लिया है। तो क्या कैलकुलेट कर पाओगे? तो 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो अगर ज्वाइंट निकाल लोगे तब भी काम हो जाता, नहीं तो ये बर्नौली है ना, दोनों बर्नौली होगा। तो पीएमएफ तो आपको पता ही है, जैसे W12 चलो ऐसे देखते हैं। तो हमें चाहिए ज्वाइंट ना, तो ज्वाइंट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट और इनटू ज्वाइंट पीएमएफ। तो ज्वाइंट पीएमएफ मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ W12 बराबर 1 कॉमा W23 बराबर 1, ये निकाल लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक्चुअली हमारा पर्पस यहाँ क्या है कि आपको EXY निकालना है। अगर 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, EXY का डेफिनेशन क्या होगा? तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ EXY? तो EXY जो आपका है डबल समेशन XY इंटू PMF ऑफ X कॉमा Y, है ना, ये जनरल डेफिनेशन है, जो भी सपोर्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये डेफिनेशन है EX इंटू वाई का डिस्क्रीट के केस में। तो ये आपको निकालने हैं, तो ये निकालने से पहले आपको ये चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन W12 और W23, तो इसमें क्या है कि एक्चुअली मेनली क्या है कि दोनों के वैल्यू 0 1 पॉसिबल है, इसकी वैल्यू भी 0 1 पॉसिबल है। तो आपको ये बॉक्स फिल करना है, तभी मैं 1 1 वाला निकाल रहा हूँ। 0 0 पे निकालना पड़, लेकिन बाकी पे 0 हो जाएगा, क्योंकि XY में से कोई भी एक 0 हुआ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए लिखूँ P11 P12 P21, या ऐसा क्यों लिखना है 0 0 करस्पॉन्डिंग P00 P01 P10 P11। तो होगा क्या, जब इसको फर्दर आप खोलोगे, तभी मैं पर्टिकुलरली, ये तो डेफिनेशन था, मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ W12 और W23 का। तो ये सिंपल होगा डबल समेशन। अब इसके अकॉर्डिंग तो कैसे भी लिखना चाहो, अब X इंटू वाई ही लिख लो। प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी W12 इज इक्वल टू कोई भी मान लो X, क्योंकि यहाँ X लिया मैंने, एंड W23 बराबर Y, ऐसा ले लिया। देखिए, तो आपको ये कैलकुलेट करना है एक्चुअली। सो होगा क्या कि X की वैल्यू 0 1 है, Y की वैल्यू 0 1 है। तो जैसे 0 0 में तो 0 हो गया, तो पहला टर्म ऐसे ही 0 हो गया। 0 1 तो 0 हो गया, 1 0 0 हो गया, तो एक ही टर्म बचेगा 1 1। तो 1 इंटू 1 प्रोबेबिलिटी W12 बराबर 1 एंड W23 बराबर 1। तो एट द एंड आपको बस ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेना है, W12 बराबर 1 एंड W23 बराबर 1। अब ये क्या होगा, तो अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि W12 1 कब होगा। तो W12 इज 1 व्हेन X1 इज मोर देन X2। तो ये आ गया, ये एक इवेंट है E एक F, ये E इंटरसेक्शन F निकाल रहे हैं हम लोग एक्चुअली। तो यहाँ से आ जाएगा X1 मोर देन X2, इंटरसेक्शन समझ सकते हैं, W23 बराबर 1, है ना। तो W23 1 का मतलब है कि X2 मोर देन X3। तो ये फाइनली आ गया प्रॉब्लम इंटरसेक्शन, है ना। तो X1 मोर देन X2 मोर देन X3, और तीनों IID है। तो यहाँ नॉर्मल देने का ऐसे कोई फायदा नहीं है, यहाँ कोई और भी होता नॉर्मल की जगह तो आंसर सेम ही रहता है इस क्वेश्चन का। यहाँ नॉर्मल 0 1 लिखा ना, नॉर्मल 0 1 की जगह कोई और भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम, तो आंसर सेम ही रहता। तो आप ये बता पाएंगे कितना होगा? 3 IID रैंडम वेरिएबल है, सो व्हाट विल प्रोबेबिलिटी X1 मोर देन X2 मोर देन X3? 1/6 होगा आई गेस। हाँ 1/6 होगा, बिकॉज अगर आप इस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सो 3 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज, एंड दिस इज 1 आउट ऑफ 6। तो IID है, इसीलिए 1/6 हो जाएगा। तो हो गया आपका आंसर। तो ये आ गया W1 W2 1/6। तो फाइनली, तो नॉर्मल का कोई मतलब नहीं था उधर, हाँ मतलब। नॉर्मल से कोई ऐसे मतलब नहीं है, यहाँ कोई और डिस्ट्रीब्यूशन भी होता तब भी आंसर सेम रहता है इस क्वेश्चन का।
तो 1/6 माइनस 1/4, तो यहाँ से 24 हो गया। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। Yes. हम्म सर इस वाले क्वेश्चन में W12 और WIJ निकालना था ना हमें। तभी यही तो आएगा। सर, हम्म तो इस सर सारे में यही आएगा। हाँ, सब में यही आएगा। अब जैसे हमने W12 कर दिया, 12 2 3 कर दिया, तो कोवेरिएंस ऑफ और क्या क्या केसेस बनते। तो जैसे 12 है, 2 3 है, फिर क्या बनता, 1 3 बनता। तभी आप निकालेंगे यहाँ का x1। अच्छा, वो देखना पड़ेगा नहीं। तो लाइक हमने तो इस वाले केस का निकाला है। अगर आपको ये बोला जाए तो इसका क्या मतलब, ये एट द एंड क्या बन के आएगा। तो यहाँ मुझे W12 और 1 3 का चाहिए होगा। तो उसका में भी अलग हो यस। सकता है ना। तो इसके लिए तो वैसे ही हमें क्या चाहिए होगा, जब तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ऐसी निकालिए इंडिविजुअली में भी। जैसे मान लीजिए शायद है ना, सबका सेम ना हो, देख लेते हैं। तो 1 2 यस सर, सबका शायद अलग हो सकता है। हाँ, सो यहाँ पर से 1 2 और जैसे 1 3 कर दिया। तो इसका मतलब है कि x1 मोर देन x2 इंटरसेक्शन, ये एक इवेंट है। और 1 3 है, तो x1 मोर देन x3 ये दूसरा इवेंट है। अब इसको आपको कंबाइन करना है। तो यहाँ से जो आएगा एक्चुअली ये बन के आएगा। तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे जहाँ x1 मोर देन x2 और x1 मोर देन x3 भी हो। तो टोटल 6 पॉसिबिलिटी था ना, 3 इवेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। तो इसमें यस से सर, देखिए ऐसे कितने केसेस होंगे। जैसे मान लीजिए एक होता x1 मोर देन x2 मोर देन x3, x1 मोर देन x3 मोर देन x2, ऐसा x2 ऐसे ही आ जाएगा। फिर x2 मोर देन x3 मोर देन x1, x2 मोर देन x1 मोर देन x3, फिर x3 मोर देन x1 मोर देन x2 एंड x3 मोर देन x2 मोर देन x1। ये सैम्पल स्पेस है टोटल, ऑल पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखिए इसमें कितने हैं जो इसको फेवर कर रहा है। तो ऐसे कितने इवेंट है जहाँ x1 x2 से भी ज़्यादा है, x1 x3 से भी ज़्यादा है। ऐसे कितने इवेंट है, आपको कितने लग रहा है। x1 x2 से भी ज़्यादा और x1 x3 से भी ज़्यादा है। एक तो ये हो गया, 2 इवेंट्स। है ना, और एक ये यस भी सर। हो गया, और तो होएगा नहीं कोई। तो इसका मतलब यस सर, इसका 2 इवेंट्स। 2/6 आएगा। तो आंसर चेंज हो गया ना। तो यहाँ पे दूसरे वाला केस जब हम निकाल रहे होंगे, जब हम निकाल रहे होंगे कोवेरिएंस W12 और W13, तो ऐसे ही खुलेगा। तो 2/6 माइनस 1/4, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, है ना। तो 1/3 यस 12। सर, हो हाँ। जाएगा। तो ऐसे ही सारे पार्ट का निकाल लीजिए, हो जाएगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो भी पॉसिबल केसेस हैं, जैसे 1 3 के साथ आया तो ये निकल आएगा। फिर 2 1 के कोवेरिएंस, साथ हो हाँ तो तो वो आई थिंक है ना, वो 1 शायद 2 सेम हो। W21 चेक कर लेना सेम आएगा क्या, वैसे ही देख लीजिए एक बार ठीक से, यस सर। है ना। तो ये ऐसे ही सारे केसेस आप लिख के अलग अलग, जस्ट जैसे पहले के 2 पार्ट किया वैसे ही चेक कीजिए। यस सर। हम्म हाँ, नेक्स्ट बताइए। सर 6th वाला। तो ये कह रहा है कि assume that the length in minutes of a phone call of an individual follows an exponential distribution with unknown parameter lambda with density function ये है। However, when the phone company calculates length of phone calls, it always consider the nearest integer greater than equal to the actual length. Nearest integer greater than equal to, okay। तो इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वैसे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मान लो 22.09 मिनट हुआ तो 23 मिनट काउंट होगा, ओके। सपोज यू हैव द डेटा ऑन द लेंथ ऑफ n इंडिपेंडेंट फोन कॉल्स T1 T2 Tn of individual as reported by a phone company. Based on the data, compute the maximum likelihood estimator of lambda. Okay, so what you do, जैसे assume that the length in minutes of a phone calls individual ये है, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं ऐसा है, मान लीजिए ये आसान क्वेश्चन है कि लेट x1 x2 xn बी, है ना, फोन कॉल्स रिकॉर्ड।
ये तो T1 T2 Tn क्या था, इन मिनट्स ऑफ अ फोन कॉल ऑफ कॉल लेंथ। हाँ, सो कितने मिनट हुआ, लेंथ ऑफ फोन कॉल है ना, या यस सर। फोन कॉल लेंथ इन मिनट्स। अब उसने कहा कि जो भी, क्योंकि ये फ्रैक्शन भी हो सकता है डेसिमल में, तो अगला इंटीजर कंसीडर होगा। तो यहाँ पे जो आपको गिवन है कि suppose you have a data on the length on the n interval phone calls this that the individual as reported by the phone company। तो कंपनी कितना रिपोर्ट करती है, ध्यान से देखो कंपनी क्या रिपोर्ट करती है, ये क्वेश्चन है। हाउएवर द फोन कंपनी कैलकुलेट्स द लेंथ ऑफ द फोन कॉल ऑलवेज कंसीडर इट ग्रेटर इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ। तो ये एक्चुअल लेंथ है, ये जो हमें लिखा है दिस इज द एक्चुअल लेंथ जो हमने लिखा है ना। तो दिस इज एक्चुअल लेंथ एंड कंपनी क्या रिपोर्ट करती है, फोन कंपनी रिपोर्ट टाइम क्या है T1 T2 Tn, और ये सब क्या होगा, इंटीजर होगा है ना। T1 T2 Tn एज इंटीजर लेंथ। तो मुझे बताइए ये T1 और X1 में क्या रिलेशन है, Ti और Xi में क्या रिलेशन है। Ti में और Xi में क्या रिलेशन होगा। मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे T1 को हम X1 के टर्म में क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं क्या, कोई मैथमेटिकल फंक्शन, क्योंकि यहाँ जो सर जो हम्म X1 इसको मॉड एक्स नहीं, ग्रेटेस्ट आपने अभी बोला था ना, जो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर इंटीजर फंक्शन। फंक्शन एक्चुअली उसको यस एक सर। फ्लोर फंक्शन होता है, एक सीलिंग फंक्शन होता है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम फ्लोर फंक्शन बोलते हैं, जैसे 22.3 जिसका आंसर 22 आएगा, और एक आता है सीलिंग फंक्शन, तो इसका आंसर 23 आएगा। तो कंपनी इसके अकॉर्डिंग अभी काम कर रही है। तो फ्लोर फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर तो ये फंक्शन। है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, सीलिंग फंक्शन ऑफ एक्स आई टी आई जो होगा। अच्छा, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ना, इसको ग्रेटेस्ट का दोनों नोटेशन है, ये भी हम लिखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसा भी लिख, बॉक्स में भी लिखा जाता है, तो ऐसा लिख सकते हैं आप, +1 कर दीजिए तब भी काम हो जाएगा। जैसे 22.3 है, तो एक्स का आंसर 22 आता, लेकिन एक ऐड होकर 23 हुआ, तो ऐसे भी कर यस। सकते हैं। अब आप ये बताइए, एक थ्योरम है, तो ये जो एक्स आई है, एक्स आई इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये एक थ्योरम है सिंपल, आप प्रूव भी कर सकते हैं। तो व्हाट विल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बाकी लोग भी बता सकते हैं अगर याद हो तो। ये बेसिक रिजल्ट है डायरेक्ट, तो दैट विल बी एक्चुअली ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्बडा, ये आ जाएगा। और सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, तो एक्स आई जो है 0 से इन्फिनिटी में रहता है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आई होता है वो होगा 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा। तो अभी इसका सपोर्ट 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन बॉक्स एक्स आई +1 का सपोर्ट स्टार्ट होगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो टी आई है ना, ये भी ज्योमेट्रिक होगा, टी आई भी ज्योमेट्रिक होगा, ज्योमेट्रिक 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्बडा फॉर टी आई का, लेकिन जो सपोर्ट आएगा वो 1 से स्टार्ट होगा। मैं बता देता हूँ, तो मतलब पीएमएफ जो मेरे पास आएगा, द पीएमएफ इज, पीएमएफ ऑफ टी आई इज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी आई बराबर टी मान लीजिए, तो ये होगा नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस। तो क्यू पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड क्यू की पावर आ जाएगी T-1, वेयर टी टेक्स वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। एक्स आई एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, फिर हमने जो स्मॉलेस्ट इंटीजर को ज्योमेट्रिक लिखा है,
सर ये एफएमएस में proof क्या क्या है? वो थ्योरम हाँ, ये वाला एफएमएस जो में भी है, कई सारी बुक में है, बहुत जगह है, प्रूव भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एफएमएस में भी है, वीके रोहतगी वाली बुक में भी है, कैसिला बर्गर में भी है। तो बुक आपके, ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, जैसे बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। तो ये जो टीआई जो है एक्चुअली उसका पीएमएफ ये आ गया। यहाँ पी क्या है, तो वेयर पी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ना, तो जहाँ पे पी जो मैं लिख रहा हूँ ये पी होगा, यहाँ जो पी लिखा है दैट इज द 1 - e⁻⁻λ। क्यू है e⁻⁻λ, सिंपल प्रूफ है। तो एक थ्योरम है ना, मतलब मैं जो यूज़ किया हूँ एक थ्योरम है, इस प्रूफ करना बहुत आसान है। अगर मुझे प्रूफ करना होता मान लीजिए, तो जस्ट एक थ्योरम है कि लेट x be exponential lambda with PDF lambda e⁻⁻λ x मोर देन इक्वल टू 0 ले लीजिए। देन जो पहला पार्ट है y इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, दिस इज ज्योमेट्रिक p वेयर p जो होगा 1 - e⁻λ होगा, एंड y का जो रेंज होगा वो 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। एंड इसी का दूसरा पार्ट लिखोगे तो y इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +1, दिस इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक p, लेकिन यहाँ है ना ज्योमेट्रिक p वेयर दिस p विल टेक 1 - e⁻⁻λ एंड जो कैपिटल Y है इसकी वैल्यू आएगी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। तो अब ये प्रूफ करके देखिए, प्रूफ करने में बस बता देता हूँ प्रूफ कैसे होगा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो पहला पार्ट का अगर प्रूफ करेंगे तो ये सब आना चाहिए, इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से रिवीजन नहीं किया है कंटेंट का, है ना, यू डोंट नो दिस। ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, तो दैट हेल्प्स। तो यू हैव टू, है ना, थ्योरी बहुत रिगरसली आपको करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, डिस्क्रीट है ना, वाई तो डिस्क्रीट हो जाएगा, इसका सपोर्ट ये है, तो मैं सीधा सीधा पीएमएफ निकाल देता हूँ, पीएमएफ ऑफ वाई, तो ये आ जाएगा। तो खोलो अब, तो ग्रेटेस्ट लिनियर फंक्शन वाई के इक्वल, मान लो ग्रेटेस्ट लिनियर फंक्शन ऑफ एक्स 1 होता, तो एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच होती। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू वाई से y+1 के बीच होगी। एंड अब आप जो आपको पीडीएफ दे रखा है उसका इंटीग्रेशन, तो एक्स इस इन्वॉल्व होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, y2 y+1 लैम्बडा e⁻⁻λx dx। तो इंटीग्रेट कर सकते हो, या सी डी एफ एट y+1 माइनस सी डी एफ एट वाई, कई सारा तरीका था। तो ये फाइनली आ जाएगा e⁻⁻λ इंटू y+1 माइनस e⁻⁻λy। तो फाइनली कॉमन ले लो, तो यहाँ से पी एम, ये प्रूफ इतना आसान है, e⁻⁻λy, तो बचा e⁻⁻λ-1, आई थिंक मैंने लिखने में गलती किया है, तो वो उल्टा होगा, वो तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यस माइनस, सर 1 - e⁻λ है। ठीक है ना, हाँ तो वैसा कुछ होगा। तो ये उस वहाँ कैलकुलेशन देख लो, मैंने लिखने में उल्टा कर दिया है, यस सर। ठीक है ना। सो यहाँ से आ जाएगा, सिंपली यू इंटीग्रेट इट एंड सिंप्लीफाई, तो यूल गेट दिस। तो ये कुछ ऐसा हो गया, q की पावर y इंटू पी, ऐसा। तो वेयर p जो है 1 - e⁻⁻λ, एंड जो q है वो है आपका e⁻⁻λ, ठीक है, तो ये आ जाएगा। देखो जी, तो इससे हो जाएगा, ठीक है। यस सर समझ गई। वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन अगले वाले कर लो तो सेम तरीके से आ जाएगा। तो
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल गए हम। अच्छा तो आगे सर मेन टेंथ। मेन पॉइंट तो रह ही गया, अभी तो बस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अब क्या करोगे। तो अब एमएलई मेनली किस में निकालना है आपको, ज्योमेट्रिक एमएलई निकालना जानते हो जाएगा। यस। तो हो जाएगा ना। तो हमें T1 T2 Tn का डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया मुझे। तो अब जस्ट लाइक्लीहुड फंक्शन लिख के ज्योमेट्रिक में जैसे एमएलई निकालते वैसे निकाल लो, आंसर आ जाएगा टी आई के टर्म में। तो है ना, लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल लो लैम्डा में, एंड देन ये है ना प्रोडक्ट हो जाएगा, एंड देन यू जस्ट सिंप्लीफाई। नेक्स्ट क्या है। सर टेंथ वाला ही। तो टेंथ जो है, तो कह रहा है कि अ सिटी हैज n household number 1 to capital N. Yi denote the size of the ith household. A simple random sample S1 of size m is drawn without replacement from households 1 to m. Another independent simple random sample S2 of size m is drawn without replacement. ठीक है, from the household n minus m plus 1 से, ओके 1 से m आधा आधा मतलब लाइक दो पार्ट में कर दिया। तो 1 to m अलग, उसमें से एक सैंपल लिया, फिर n माइनस वन, तो रिमेनिंग जो बचेंगे, अच्छा रिमेनिंग तो नहीं लिखा है बस n माइनस है ना m माइनस वन से लेके n तक, स्मॉल m लेस देन कैपिटल M है, और कैपिटल M मोर देन n बाई टू है। ठीक है, तो कैपिटल M इज मोर देन n बाई टू। तो आपको कह रहा है कि कंप्यूट पाई आई। तो कंप्यूट पाई आई, जहाँ आई बिलोंग्स टू S1 और S2, the probability that the ith household is included in either of the two sample. And दूसरा है, so that T is an unbiased estimator of the average household size in the city where T is this. I think just ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, तो सैम्पलिंग का रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ओके तो ठीक है, ट्राई करके देखो। ठीक है ना, सैम्पलिंग थ्योरी आपने पढ़ा है, तो सैम्पलिंग थ्योरी से सिंपल रैंडम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है ये, है ना। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट ये होगा। इसको अगर हम अरेंज करते हैं, जैसे इन्होंने कहा 1 अप टू m, तो आगे होता m+1 m+2 n, लेकिन इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया। तो ये कितने हैं, देर आर m ना, इनका तो दिख रहा है ऐसे साइज m है। इसमें कितने हैं काउंट कर सकते हो, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन दिस सेट, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं काउंट करके बता सकते हो। जैसे यहाँ दिख रहा है कि दिस सेट हैज m एलिमेंट्स, तो इस सेट में कितने एलिमेंट है ये पूछ रहे हैं हम। बता पाओगे। तो ये ऐसा है, n माइनस m-1 से लेके n तक है, मतलब n-0 तक है काइंड ऑफ, तो इसका अगला n-1 रहा होगा। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, जैसे n-1 फिर n ऐसा समझ लो, डॉट 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 n-1 फिर n। अब काउंट करने में आसानी होगी आपको। तो कितने हैं टोटल, बता पाएंगे। तो एन। कितने m,
क्योंकि यहाँ n-0 है तो 0 1, फिर इसके पहले n-2 रहा होगा, उसके पहले n-3, एंड ये चल रहा है m-1, तो 0 1 2 3 m-1, तो 0 से लेके m-1 तक कितने नंबर है? m नंबर है, तो m है एक्चुअली। तो देर आर टू, है ना, स्टेट्स हैं जिसके m एलिमेंट्स हैं, इसमें कैपिटल M एलिमेंट है दोनों में, उसमें से एक सैंपल ड्रॉ किया स्मॉल m साइज का। एक्चुअली देर आर टू सैंपल, यू कैन से सैंपल 1 सैंपल 2, टू पॉपुलेशन एक्चुअली, यू कैन से दिस इज अ पॉपुलेशन 1 जिसमें से सैंपल 1 लिया गया आउट ऑफ साइज m, दिस इज पॉपुलेशन 2 जिसमें से सैंपल 2 लिया गया साइज m का ही। So there are two population of size capital M and we have taken two sample of size small m. तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड कोई है वो उसमें आएगा ही। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले से हो जाएगा। तो और यहाँ देखिए एक रिलेशन ये कह रखा है कि m तो लेस देन m है, ठीक है, और ये कैपिटल M मतलब ये 2m जो है मोर देन n है, यहाँ पे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m इज मोर देन n, तो 2m मोर देन n का मतलब हुआ है ना 2m दिस इज मोर देन n मीन्स ये दोनों को इंक्लूड करेंगे ना तो n से ज्यादा एलिमेंट होगा, मतलब कॉमन एलिमेंट कुछ ना कुछ होगा। 2m इज अ नंबर मोर, लाइक यहाँ मान लो एग्जांपल के लिए 10 है, यहाँ भी 10 है तो 20 हो गया, बट n इज लेस देन 20, मान लो 18 है तो टोटल 18 एलिमेंट है, 18 एलिमेंट से आपने दो सेट बनाए 10 एलिमेंट्स के, तो देयर मस्ट बी समथिंग इन कॉमन, ठीक है, तो इन दोनों में कुछ तो कॉमन भी है। तो वही पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो इसमें होगा या इसमें, तो हमें लगाना है। तो यू कैन राइट दिस एज अ जो पाई आई लिखा है, दिस यू मे राइट प्रोबेबिलिटी A यूनियन B काइंड, तो I बिलोंग्स टू S1 इज 1, I बिलोंग्स टू S2 इज अदर, ऐसा है। तो ये एक इवेंट है, I बिलोंग्स टू S1 वन इवेंट है, I बिलोंग्स टू S2 सेकेंड एलिमेंट है। तो लाइक यहाँ जो A मैं बोल रहा हूँ, दिस A इवेंट इज एक्चुअली I बिलोंग्स टू S1 एंड B इवेंट इज I बिलोंग्स टू S2, ऐसा आ जाएगा। तो I बिलोंग्स टू S1, B है I बिलोंग्स टू S2, तो पाई I इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ये लगा दो, तो PA प्लस PB माइनस P ऑफ A, ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B एस PA प्लस PB माइनस, ठीक है। तो अब आप सोचो कि व्हाट इज अ PA एंड व्हाट इज अ PB। तो PA मीन्स आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ साइज M यू आर ड्रॉइंग अ सैंपल ऑफ साइज स्मॉल m। तो कोई पर्टिकुलर एक एलिमेंट है, तो उस एक एलिमेंट को उसमें आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ आगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना होगा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इसका मतलब वो I एक एलिमेंट है पॉपुलेशन में, तो वो सैंपल में भी होगा पॉपुलेशन में होगा तभी तो आएगा। तो कितनी फेवरेबल चांसेस हैं, देर आर चांसेस M आउट ऑफ कैपिटल M, वो I अगर उस M सैंपल साइज है उसमें से एक अगर होगा, सो नंबर ऑफ फेवरेबल चॉइसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, तो इसका भी स्मॉल m अपॉन कैपिटल M आ गया। तो मेन चैलेंज है इंटरसेक्शन निकालने का, ठीक है, तो द मेन चैलेंज इज टू फाइंड इंटरसेक्शन। तो आपको A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों में होगी, तो मतलब कॉमन एलिमेंट होना चाहिए ना उसके लिए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज बोथ इन सैंपल 1 एंड सैंपल 2, तो मीन्स इट इज अ कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट होने के क्या चांस है, तो इट इज अ चांस ऑफ बीइंग अ कॉमन एलिमेंट। और ये नंबर ना, अब ध्यान से देखो ये नंबर क्या है, जैसे शुरू में मैं लिखना चाह रहा था यहाँ ना 1 से लेके n तक है, तो होगा क्या इस बीच में ही कहीं ना कहीं इस बीच में कहीं ना कहीं नंबर होगा, लेट से m, है ना, ऐसे जा रहा ना n तक। तो दो तरीके से लिखता हूँ, कहने का मतलब ये है मेरा। तो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, कैन यू राइट ओवरलैपिंग एलिमेंट्स,
कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट, कैन यू राइट दिस, कि कौन सा कॉमन एलिमेंट होगा? बट आई एम सेइंग कॉमन एलिमेंट इन बोथ S1 एंड S2, कौन कौन सा है जो कॉमन होगा? नंबर, विद ऑर्डर में ना 1 to m, फिर यहां से यहां तक हमने कहा 2m मोर देन n है, देयर समथिंग इज कॉमन, सो व्हाट आर द समथिंग दैट कॉमन होगा? वो होगा n माइनस एम प्लस 1 से लेके m तक, क्योंकि ये m तक था ना, तो ये नंबर जो है दैट दिस नंबर विल बी हियर, यहाँ पे होगा। तो ठीक है, बिकॉज स्मॉल m लेस है ना, m बड़ा है n/2 से, तो n/2 से m लार्जर है, तो हाफ से ज़्यादा एलिमेंट इसमें है, और इसमें भी थोड़े ज़्यादा है, तो हाफ से पीछे थोड़ा कम, हाफ ज़्यादा इसमें, हाफ ज़्यादा इसमें, दोनों में हाफ ज़्यादा ही है। m इज़ मोर देन n2 ना, n/2, n टोटल एलिमेंट है, तो हाफ से ज़्यादा इसमें भी है, इसमें भी है, तो हाफ के थोड़ा आगे इधर होगा, हाफ के थोड़ा पीछे होगा, सो दैट इज दिस इज द कॉमन एलिमेंट। अब ये कितने हैं काउंट कर पाओगे आप? कैन यू काउंट दिस, हाउ मेनी आर दे? ये कॉमन कितने एलिमेंट है, काउंट कीजिए। स्मॉल m। कैसे पता चलेगा हमें? नहीं, हमें काउंट करना है ये कितने हैं। अच्छा मैं आपको बोलूँ 4 से लेके 10 तक कितने हैं? 4 5 6 डॉट 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 10, 4 से 10 तक कितने नंबर है? 6 हाउ डू यू नो? काउंट करके। 7 है, आप काउंट कीजिए, ठीक से काउंट करो, 7 है, यस है सर। ना? 4 5 6 7 8 9 10, 7 9 है। 10 तो कैसे आया 7? एक्चुअली 10 माइनस 3, 3। तो ये कैसे आएगा? m माइनस इसका एक पिछला वाला छोड़ दो, है ना? तो अगला क्या होता है, जैसे इसको लिखते तो n माइनस एम प्लस 2, ऐसा चलता होता ना, एक एक बढ़ रहा होता, तो इसका पिछला वाला छोड़ दो, तो n माइनस एम, जैसे 10 में से 3 हटा दो तो बचा 7 एलिमेंट टोटल, वैसे ही तो m में से इसका एक पिछला वाला एलिमेंट हटा दो, तो ये आ जाएगा कितना? 2m माइनस n। तो दीज मेनी एलिमेंट्स आर कॉमन, यस सर। 2m मोर देन n है, 2m इज ऑलरेडी मोर देन n, तो वो 2m माइनस n जो है कॉमन है। तो हो गया, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो आएगी। अब इंटरसेक्शन को इसमें होना पड़ेगा, तो फेवरेबल चॉइसेस कितने हैं? अच्छा ये तो हो गया कि जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में, यस। तो इसके अकॉर्डिंग हम सोचो इंटरसेक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सैंपल दोनों इंडिपेंडेंट दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ, अनदर इंडिपेंडेंट सैंपल ड्रॉ किया। अच्छा तो इंडिपेंडेंट है तो हम एक और काम कर सकते हैं क्या, इसको अलग अलग कर सकते हैं ना? अगर प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ ए इंटू बी। इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को, मतलब पी ए प्लस पी बी तो रहेगा ही, माइनस पी ए इंटू पी बी नहीं हो जाएगा? अच्छा तो एक तो ऐसे ही आ जाएगा, तो एक तो, हाँ तो ये ऐसे भी हो सकता है। है ना, एक तो ऐसे ही आ जाता, तो कॉमन जब होगा ना उसके लिए, और अगर कॉमन नहीं है तो मेरा मतलब है कि देखिए 3 केसेस हैं, तो ये तो इधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, जैसे हाँ एग्जैक्टली, सो पाई आई जो आएगा ना, एक्चुअली क्या है ना, 3 केसेस है ना, जैसे एक तो ये है कि यहाँ हम क्या केसेस देख रहे हैं, अगर वो कॉमन है तो ये प्रोबेबिलिटी यूज होगी, तो पाई आई बनेगा एम बाई एम प्लस एम बाई एम, मतलब 2 टाइम हो जाएगा ना, तो एम बाई एम एंड माइनस एम बाई बाई एम एम का होल होल स्क्वायर। ये स्क्वायर। तब होगा जब हम ये मान रहे हैं कि वो कॉमन एलिमेंट, अच्छा कॉमन, ऐसे मैंने यूज़ तो किया नहीं इसको, तो इन जनरल, और अगर ए सबसेट हो अगर जाता बी का, इंडिपेंडेंट दिया तो मान लीजिए ए जो हो जाता
सैंपल वन आई दोनों में होगा ना? अच्छा आई किसी एक में ही होना चाहिए ना, ऐसा है ना कि यस सर। मतलब आई या तो S1 में होगा या S2 में होगा। तो एक है कि S1 में आ गया लेकिन कॉमन वाला में नहीं है, तो S2 में तो आएगा नहीं वो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। एक है कि S2 में आ गया, S1 में नहीं आएगा। मतलब और में तीन सिचुएशन है, आइदर ओनली इन ए और ओनली इन बी और इन बोथ, ये है ना। तो उसके अकॉर्डिंग है, तो ये बोथ वाला सिचुएशन है कि जब आई जो होगा ये यहां से लेके n-m+1 से लेके m तक वाला एलिमेंट है, तो ये होगा। अगर ऐसा हुआ, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि i मान लो पाई आई जो है, i जो है, जो i मतलब सैंपल यूनिट है, अगर ये 1 से लेके m तक है या फिर बाकी है, तो क्या आंसर आएगा? m-n वाला रिजल्ट यूज करेंगे। इसमें जो है नहीं, मेनली क्या देखना है कि ये तो कॉमन वाला एलिमेंट देखा हमने। अगर मान लो ये है, मैं देखता हूँ कॉमन हटा दो, मतलब पहले सैंपल जो पहला पॉपुलेशन में कॉमन हटा दीजिए आप, तो पहले सैंपल में कॉमन हटाएंगे तो कहाँ तक जाएगा, n-m तक जाएगा। और एक है दूसरे वाले सैंपल में कॉमन हटा दो, तो कॉमन हटाओगे आप तो कहाँ से स्टार्ट होगा, कॉमन m तक गया ना, तो m+1 से स्टार्ट होगा। ये है, तो इन दोनों के लिए आंसर रहेगा m/m, m/m ये रहेगा। ये तीन केसेस हैं एक्चुअली। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर इसमें आया तो दूसरे वाले में नहीं जा पाएगा, सिर्फ पहले सैंपल से आया है। अगर इसमें आया तो दूसरे वाले सैंपल से आएगा, पहले से नहीं आएगा। अगर इसमें आ गया तो मतलब दोनों से है, तो यूनियन लगाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ तीन केसेस में आंसर आएंगे। हमने एक्चुअली क्या किया यहाँ पे, देखो तो आपको मैं पूरा अगर लिख के दिखाऊं, तो हम ये कर रहे थे कि हमारा पॉपुलेशन ऐसा है 1 2 3, फिर यहाँ रहा होगा n-m, अगला n-m+1, ये चल रहा है ऐसे ही m-1, फिर m n तक जा रहा है। ठीक है, तो एक जो सैंपल है वो यहाँ तक है, वैसे तो सैंपल है ना m तक था, एक यहाँ तक है और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, ये है। ठीक है, ऐसा है। तो हमने तीन अलग अलग केसेस निकाले। पहला आंसर इसके लिए ये जो आंसर था कि अगर आई इनमें से कोई एक है तो सिर्फ सैंपल 1 में होगा, सैंपल 2 में तो होगा नहीं, तो सैंपल 1 में होने की प्रोबेबिलिटी m/n। अगर इसमें से है कॉमन वाला, इसमें से है, अगर अगर वो इसमें से है तो फिर दोनों में आ जाएगा, तो इसलिए ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूज हुआ। तीसरा है कि अगर इसमें है तो ओनली सैंपल 2 में होगा, सैंपल 1 में नहीं होगा। तो दैट्स वाई। तो ये एक पार्ट हुआ, अभी नेक्स्ट क्लास है तो अभी अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो 10 बजे से अगले क्वेश्चन, तो यस इसको आप सर। ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाकी आप ट्राई कीजिए, अब हो जाएगा, अब ईजी है, जस्ट एक्सपेक्टेशन लगा लो, आंसर आ जाएगा। तो टेक एक्सपेक्टेशन, ओके सर। पाई पता चल गया ना, तो यू जस्ट टेक एक्सपेक्टेशन, यस हो सर, जाएगा। यही पता चल गया। ठीक ठीक, थैंक यू, हाँ।